subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the inhaled general anesthetics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के बेसिक पॉइंट्स के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry and organic chemistry for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So this video contains the basic introduction about the general anesthetics, basic definition and the detailed pharmacology of the inhaled general anesthetics. So what are the general anesthetics? So general anesthetics are the drug which produce reversible loss of all sensation and the consciousness. Means general anesthetics ऐसे ड्रग हैं जो कि हमारी बॉडी के पूरे जो सेंसेशन हैं, जो सेंसरी फंक्शंस हैं, उसको लॉस करते हैं। उसके अलावा आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको भी लॉस कर देते हैं। मीन्स ये आपको बेहोश कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इसका जो यूज़ है हम मेजर सर्जरी में ही करते हैं। माइनर सर्जरी की बात करें तो उसमें आपके हम लोकल एनेस्थेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरली सर्जरी है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाली सर्जरी हैं, उनमें हम बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक्स का ही यूज़ करते हैं। इनमें दो टाइप के होते हैं, पहला इनहेल्ड है, सेकंड आपका आईवी। इनहेल्ड मतलब हम उसको इनहेल्ड रूट से ही आपको देते हैं, जबकि आईवी वाले को हम आईवी रूट से देते हैं। सिंपल सा है। तो पहला बात करते हैं हम लोग इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स की। सो दीज आर द ड्रग्स। फर्स्ट इज द गैसियस फॉर्म, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड इज द volatile liquids. These are the ether, halothane, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन एंड सिवोफ्लोरेंस। इसके अलावा जो आईवी रूट वाले जो एनेस्थेटिक्स हैं उनमें आपके आते हैं थायोपेंटोन सोडियम, आपके कीटामिन, ये सब फेंटानिल, ये सब आपके ड्रग आते हैं। तो बात करें हम लोग इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो ये बहुत ही पोटेंट ड्रग हैं। इनकी जो पोटेंसी है हम उसको मिनिमम एलुलर कंसंट्रेशन के थ्रू डिनोट करते हैं, जिसको मैक वैल्यू बोल सकते हैं। सो दीज आर सम मैक वैल्यू ऑफ द इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। इसमें बात करें हेलोथेन की है 0.75, आपके आइसोफ्लोरेन की है 1.2, सिवोफ्लोरेन की है 2, डेस्फ्लोरेन की है 6 और आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका है 105। तो बेसिकली जो पोटेंसी है, जितनी लोअर आपकी मैक वैल्यू होगी उसकी पोटेंसी उतनी ही हाई होगी। मीन्स लोअर मैक वैल्यू डिनोट द हायर पोटेंसी ऑफ द इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। उसके हिसाब से बात करें तो हेलोथेन की पोटेंसी सबसे हाई होती है, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे जो है बहुत सारे और जो ड्रग हैं वो अवेलेबल हैं। क्योंकि बात करें हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इनकी साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ी सी हाई होती है, इसलिए हम जो है सिवोफ्लोरेन वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ में, आईवी रूट के साथ में, ठीक है। सो बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, तो ये आपके जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, खासकर इनहेल्ड। ये उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फ्लामेबल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि आपके जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो नॉन इन्फ्लामेबल होना चाहिए। उसके बेस पे जो है आपका ईथर है वो क्या है, एक्सप्लोजिव भी है और इन्फ्लामेबल भी है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। आज के डेट पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग इनकी, खासकर आपके हेलोजिनेटेड आपके ड्रग्स की, जिसमें आते हैं हेलोथिन वगैरह, तो इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। सारे क्या हैं, नॉन इन्फ्लामेबल हैं। इनकी बात करें ऑयल टू गैस या ब्लड टू गैस, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड टू गैस जो है आपकी सबसे हाई किसकी है, आपके हेलोथिन की। इसका मतलब क्या होगा, ये इजीली आपके जो हैं ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर तक। अगर वो गैस फॉर्म में है हाईली, तो अल्टीमेटली वो आपके जो ऑक्सीजन है, जो आपके एयर है लंग्स में, उनमें प्रेजेंस रहेंगे, वो ब्लड तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपकी सोलबिलिटी है एक तरीके से। तो ब्लड में सोलबिलिटी होने से उसका जो इंडक्शन है वो फास्ट होगा, क्योंकि वो इजीली ब्लड के थ्रू जो कंसंट्रेशन है ब्लड में हाई होगा और इजीली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचेगा और आपको बेहोश कर देगा, ठीक है। ये आपके मैक वैल्यू हैं जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो जो मसल रिलैक्सेंट हैं वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ जो एनेस्थेटिक्स हैं मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जैसे कि बात करें इथर की, वेरी गुड करती है बट हम यूज़ नहीं करते हैं। हेलोथेन की बात करें, ये फेयर है, बाकी सब अच्छे हैं, ये बहुत पुअर है। तो बेसिकली जो यूज़ है हम करते हैं सिवोफ्लोरेन का ही यूज़ करते हैं आपके आज के डेट पे क्लिनिकली। बात करते हैं हम लोग 1 बाय 1 बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जिसमें पहला है आपका ईथर। पहले बात करते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो इट इन्हेंस द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द गाबा मेडिएटेड एंड द ग्लाइसिन मेडिएटेड एक्शन। क्योंकि आपके जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो अल्टीमेटली आपके सिनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, तो वो ऐसे पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, ऐसे पाथवे को प्रमोट करेंगे जो कि इनहिबिटरी पाथवे हो। फॉर एग्जांपल गाबा और ग्लाइसिन दोनों ही क्लोराइड आयन चैनल्स हैं, दोनों के थ्रू जो हैं आपके जो फंक्शंस हैं सिनेस का, एक्टिविटी है वो
कम होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा जो भी एक्साइटेड पाथवे है उसको इनहिबिट करेगा, फॉर एग्जांपल इनहिबिट द ग्लूटामेट एंड केटायंस कंडक्शन, ठीक, क्लियर है। इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है सारे आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के। बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की ओवरऑल, तो बेसिकली ये आपके क्या हैं, गैसेस फॉर्म में है, तो ये आपके लंग्स के थ्रू आपके इजीली पहुंचते हैं एल्वुलाई पे। ये एल्वुलाई पे फिर आपके जो ब्लड, ये जो आपके जीएस हैं इनहेल्ड वाले, वो आपके पहुंचते हैं ब्लड पे। ब्लड में पहुंचने के बाद ये ट्रेवल करते हैं हमारे ब्लड बैरियर तक क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं हमारे ब्रेन पे, और वहाँ पे अपना एक्शन को शो करते हैं। तो सारे जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं वो इजीली, उन पे जो ब्लड सोलबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए ताकि वो इजीली पहुंच सके और इंडक्शन जो है वो फास्ट हो सके। सो इनहेल्ड गैसेस आर द गैसेस और वेपर एंड हाईली लिपिड सोलुबल। इनकी लिपिड सोलबिलिटी हाई होती है, जितनी हाई लिपिड सोलबिलिटी होती है पोटेंसी भी अच्छी होगी। सो दे आर रैपिडली डिफ्यूज अक्रॉस द पल्मोनरी एल्वुलाई एंड टिश्यू बैरियर। क्योंकि लिपिड सोलबिलिटी हाई है इसलिए ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, आपके टिश्यू बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, आपके जो पल्मोनरी एल्वुलाई है उनको क्रॉस कर जाते हैं और ब्लड तक पहुंच के अपना काम करते हैं। एंड द डिपेंडेंस ऑफ द एनेस्थीसिया डिपेंड्स द डीपनेस ऑफ द एनेस्थीसिया, जो कितना डीप है आपके एनेस्थीसिया का, जो स्टेजेस हैं स्टेज 1 2 3 4, तो डीपनेस डिपेंड करता है आपके पोटेंसी ऑफ जीएस की। तो पोटेंसी जितनी हाई होगी उसकी डीपनेस भी उतनी हाई होगी। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ इन द ब्रेन, ब्रेन में कितना उसका पार्शियल प्रेशर है। वाइल द इंडक्शन एंड रिकवरी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर इन ब्रेन। लेकिन जो रेट ऑफ इंडक्शन है और रिकवरी है वो डिपेंड करता है आपके पार्शियल प्रेशर चेंज होने जो चेंज होता है ब्रेन में अंदर में उस पर, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रेन की एक्टिविटी ही मैटर करती है आपकी कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। जितना वो चेंज होगा वो जितना वो आपके वापस ब्रेन से ब्लड में आएगा, आपके वापस बाहर निकलेगा, उतना वो इजली वो रिकवर हो सकेगा। जितना जल्दी वो पहुंचेगा डिफ्यूज़ होगा उतनी जल्दी वो अपना इनहिबिटरी एक्शन शो कर सकेगा, ठीक है। एंड द ट्रांसफर ऑफ द एनेस्थेटिक्स बिटवीन द लंग्स एंड द ब्रेन डिपेंड्स ऑन द सीरीज ऑफ टेंशन ग्रेडियंट विच में बी समराइज्ड एज एल्वुलाई देन ब्लड देन ब्रेन। तो ये एल्वुलाई से ब्लड पे पहुंचता है, ब्लड से फिर पहुंचेगा आपके ब्रेन में, ठीक है। वापस ही इसी रूट से आ सकता है वापस आपके जो गैस फॉर्म में है, इसलिए आपके इजीली आपके जो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके थ्रू ये आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसलिए लंग्स भी एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, आपको पता है, ठीक है। कुछ जगह मेटालाइज्ड होते हैं, वो आपके यूरिन के थ्रू भी आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजी ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड। So they say N2O is a nitrous oxide and it is a colorless, odorless, heavier than air and non-inflammable and gets supplies under the pressure in the steel cylinder and it non-irritating but low potency anesthetics। जो मेन बात ये है कि ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, सेफ है और ये पोटेंसी लो होती है क्योंकि इसका मैक वैल्यू 105 है जो कि बहुत हाई है। एंड अनकॉन्शियसनेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट कंकोमिनेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। जो अनकॉन्शियसनेस है वो सारे इंडिविजुअल पर्सन पे ये नहीं कॉज कर सकता, ठीक है। अगर उसको हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, तभी आपका ब्रेन की एक्टिविटी कम होगी और आप बेहोश होगे नाइट्रस ऑक्साइड के केस में। इसका मतलब हाइपोक्सिया इसमें चांसेस हैं होने के, जो कि बहुत ही डेंजर होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन के साथ ही सप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हाइपोक्सिया ना हो सके। इसके अलावा क्योंकि हर एक पेशेंट पे काम नहीं करता अच्छे से, इसलिए हम कुछ किसी और ड्रग के साथ में, किसी और एनेस्थेटिक के साथ में ही देते हैं। एंड द मैक वैल्यू इज द 105%, imply that even the pure NO2 cannot be produce adequate anesthesia at 1 atmosphere pressure। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसके मैक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक सिंगली जो ड्रग है आपके एनेस्थेसिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता प्रॉपर वे पे। देयरफॉर पेशेंट मेंटेन द 70% NO2 30% ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट भी हमको देना पड़ता है ताकि हम काम कर सकें ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। पेशेंट के जो पूरे मसल्स हैं वो रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड से गुड एनाल्जेसिक, इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है वो गुड होती है, अच्छी होती है। इवन 20% प्रोड्यूस एनाल्जेसिया इक्विवेलेंट टू द प्रोड्यूस बाय कन्वेंशनल डोज ऑफ मॉर्फिन। तो ये मॉर्फिन की तरह ही 20% डोज पे ही ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसको हम अकेले यूज़ नहीं करते, ठीक है। एंड द मसल रिलैक्सेंट इज मिनिमम, बहुत ही कम मसल रिलैक्सेंट होती है, इसलिए हम एडिशनल मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर आर मोस्टली रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड द ऑनसेट ऑफ
नाइट्रस ऑक्साइड एक्शन इज क्विक एंड स्मूथ। जो ऑनसेट है वो क्विक होता है, स्मूथ होता है, बट थायोपेंटोन इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन के लिए हम थायोपेंटोन सोडियम ही यूज़ करते हैं आपके नाइट्रस ऑक्साइड के केस में। रिकवरी भी बहुत रैपिड होता है बिकॉज ऑफ लो ब्लड स्लोबिलिटी। ब्लड स्लोबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, गैस में अधिक होती है, इसलिए इसका रिकवरी रेट भी बहुत ही अच्छी होती है। ये ईजिली आपके एक्सेल हो जाता है हमारे लंग्स के थ्रू, और फिर आपका डोज भी कम होता है धीरे धीरे बॉडी के अंदर में, और आप रिकवरी भी जल्दी कर जाओगे। एंड द ADR आर द जो साइड इफेक्ट्स हैं, से क्या हो सकते हैं? सेकेंड गैस इफेक्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ हाइपोक्सिया अकर्स इन विथ NO2 ओनली। अगर हम केवल NO2 देंगे तो आपको सेकेंड गैस इफेक्ट हो या डिफ्यूजन ऑफ हाइपोक्सिया हो, वो प्रोड्यूस होगा। हाइपोक्सिया बहुत डेंजर कंडीशन है। अभी जैसे कोविड का समय है, कोविड के समय में आपका जो सांस कम हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन लेवल है कम हो जाता है, तो एक हाइपोक्सिया कंडीशन है। और हाइपोक्सिया कंडीशन लॉन्ग टर्म तक रहे, जाहिर से बात है हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, इन दोनों को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही है। कंटिन्यूसली इनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये जल्दी से जल्दी टिश्यूज हैं इनका डैमेज होने लगती हैं। इसलिए जो है आपके हाइपोक्सिया कंडीशन बहुत ही डेंजर होता है कोविड के समय में, कोविड के लिए। इसलिए जो लोग जो आज डाई हो रहे हैं, डेथ हो रही है, वो इन्हीं की वजह से हो रही है मेनली, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से ही, ठीक है। एंड इट टेंड टू इंक्रीज सिम्पैथोटिक टोन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट रिप्रेजेंट एक्शन ऑन द हार्ट एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ये स्लाइटली जो है आपके सिम्पैथेटिक टोन को भी बढ़ाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अदर आर द uses. So what is the uses? Nitrous oxide is generally used as a carrier and adjuvant to the other anesthetics. एज ए carrier होता है या फिर किसी और के साथ में हम यूज़ करते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 70% नाइट्रस ऑक्साइड, 25% to 30% ऑक्सीजन एंड 0.2 to 2% अनदर पोटेंट एनेस्थेटिक्स, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जिकल एनेस्थेसिया। एंड नाउ कम टू द ईथर, डाईथाइल ईथर। डाईथाइल ईथर का भी हम यूज़ करते थे पहले, अब नहीं करते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल भी होते हैं, सेफ्टी भी नहीं होता इसमें। सो इट्स अ हाईली वोलेटाइल लिक्विड प्रोड्यूस इरिटेटिंग वेपर विच आर इन्फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव, इसलिए हम इसका यूज़ करते ही नहीं हैं, ठीक है। ईथर इज अ पोटेंट एनेस्थेटिक्स, प्रोड्यूस गुड एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी बाय रिड्यूसिंग द ACH आउटपुट, मीन्स एसिटाइलकोलिन के आउटपुट को ये कम करता है फ्रॉम द मोटर एंड, मोटर नर्व एंडिंग पे ये एसिटाइलकोलिन की फायरिंग कम करता है, रिलीज कम कराता है, उससे जो आपके मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है हमको देखने को मिलती है। एंड इट इज़ ए हाईली सोलुबल इन ब्लड, ये आपकी ब्लड सोलबिलिटी भी अच्छी होती है, इसलिए इंडक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड, जो ब्लड में इंडक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड एंड अनप्लेजेंट एंड स्ट्रगलिंग, इसलिए इंडक्शन की दिक्कत होती है थोड़ी सी इसमें, क्योंकि ये, ठीक है, इंडक्शन जो है प्रोलॉन्ग समय तक बाद होता है, अनप्लीजेंट होता है, स्ट्रगलिंग होता है, ब्रीथ होल्डिंग, स्लाइवेशन, मार्क्ड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस पर, ठीक है। एट्रोपिन मस्ट बी गिवन एज द प्री मेडिकेशन टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द ड्रॉइंग हिज ओन सिक्रेशन। तो जितने भी आपके सिक्रेशन, स्लाइवेशन, ब्रीथ होल्डिंग है, इनको कम करने के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, करना ही पड़ता है इसमें, ठीक है। एंड रिकवरी स्लो, पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया, वोमिटिंग एंड रेक्टिंग आर मार्क्ड, इसलिए बेसिकली ये बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिकवरी भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एंड नाउ कम टू द हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसमें आते हैं आपके इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सियोफ्लोरेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन एंड हेलोथेन, इनकी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आते हैं इनके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। तो हम बात करेंगे हेलोथेन के फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि क्वेश्चंस के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो व्हाट इज द हेलोथेन? हेलोथेन इज ए वोलेटाइल लिक्विड विद द स्वीट ऑर्डर, नॉन इरिटेंट, नॉन इन्फ्लेमेबल, सोलबल इन ब्लड, इज इंटरमीडिएट एंड इंडक्शन इज रीजनेबल, क्विक एंड प्लेजेंट। तो बहुत अच्छी बात है सब प्रॉपर्टीज सेम। इसके अलावा इट इज ए पोटेंट एनेस्थेटिक्स बिकॉज, क्योंकि इसमें मेक वैल्यू बहुत ही कम होती है, 0.75 होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही कंट्रोल वे में होना चाहिए। थोड़ा सा हाई डोज हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फॉर इंडक्शन 2 to 4% एंड फॉर मेंटेनेंस 0.5 to 1% इज डिलीवर्ड बाय द यूज ऑफ स्पेशल वेपराइजर, ठीक है। ये इंडक्शन का और मेंटेनेंस का अलग डोज हैं, परसेंटेज हैं, ठीक है। हम उसको यूज़ करते हैं और हम कंटिन्यूसली उसको देते रहते हैं बाई इनहेल के रूप में, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट गुड एनाल्जेसिक, इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है नहीं होती है, और मसल रिलैक्सेंट, इसलिए हम
मसल रिलैक्सेंट और एनाल्जेसिक ड्रग जो है हम पहले से यूज़ करते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक एजेंट, बट इट पोटेंशिएट द कम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है, जो भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करता है। एंड हेलोथेन कॉजेज कार्डियक डिप्रेशन by reducing intracellular calcium ion concentration. Moreover, synthetic activity fails to increase reflex, so that is caused a fall in BP, reduce the cardiac output and HR reduce. तो अल्टीमेटली कार्डियक को डिप्रेस कर देता है, रिफ्लेक्स एक्शन भी काम नहीं करता। इसके अलावा इट में कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सो वेंटिलेटरी सपोर्ट विथ एडेड ऑक्सीजन इज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड। इसके अलावा ड्यू टू द ADR एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर GS इट इज़ रिप्लेस्ड बाई अदर्स, क्योंकि इसमें सारे साइड इफेक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कार्डियक डिप्रेशन है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं आज के डेट पे, ठीक है। नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द हेलोथेन। स्मेक वैल्यू इज 0.75%, हाई पोटेंट। ब्लड गैस परसेंट इज द 2.4, जो भी बहुत अच्छी है। रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन। मेटाबॉलिज्म 20 to 40% is metabolized in liver by the oxidation. Normally it produce the trifluoroacetic acid, ठीक है, एंड इसकिड थ्रू द यूरिन। ये जो कंपाउंड्स हैं जो बनता है इसका मेटाबोलाइट्स, वो हाईली टॉक्सिक होता है, ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, बट बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में जो एंजाइम्स हैं वो होते नहीं हैं, इसलिए बच्चों में सेफ है एक तरीके से। एंड इट इज क्लियरेंस इज अराउंड 60 to 80% इज क्लियर्ड आउट द अनचेंज बाई लंग्स। 40% आसपास जो है, 20% जो आसपास जो है आपके यूरिन के थ्रू होगा, जो लीवर से मेटाबोलाइज्ड होगा, बाकी जो है आपके लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। एंड नाउ कम टू द ADR or disadvantages. So it may cause the respiratory depression, cardiac depression, not good analgesic and or muscle relaxant, as well as it may cause the cardiac arrhythmia, hypotensive effect, hepatotoxicity, liver damage. So इसलिए हम इसका यूज़ फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं। इसके अलावा मैग्नेट हाइपोथर्मिया भी काज करता है। Now come to the use. So it can be used in the anesthesia along with the nitrous oxide, opioids or local anesthetics. Helothene is not hepatotoxic in children, so safe for the child. Combined with the pleasant odor, it is suitable in pediatric patient for inhalation induction, although sevoflurane is now agent for choice. आज के हम sevoflurane ही यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So these are the basic pharmacology of the inhaled general anesthetics, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.